नमस्कार दोस्तों, गांधी जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है। आज मैं एक ऐसे महापुरुष पर, एक ऐसे महामानव पर चर्चा करूंगा जिसको सदियों तक याद रखा जाएगा, जिसको सालों से याद किया जाता रहा है। ऐसे थे हमारे पूज्य महात्मा गांधी, बापू, जिन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी कहा करते थे कि तुम अपने जीवन में ऐसा जियो जैसे कल ही मरना हो, और यदि अपने जीवन में सीखना है तो ऐसा सीखो जैसे लंबे जीना हो। कहते हैं कि गांधी जी के जो चिट्ठियाँ आती थी, क्योंकि वो सारे देश में भ्रमण करते थे, तो गांधी जी की चिट्ठियों पर जो पता लिखा होता था उस पर लिखा होता था गांधी जी जहाँ हैं वहाँ। तो आप समझ सकते हैं कि इस महामानव ने किस तरह से यहाँ वहाँ घूम करके देश की आज़ादी की लहर जगाई थी। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय और कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में आपको बताऊंगा जो शायद आपने पहले ना सुने। यदि मैं बात करूं गांधी जी के जन्म की, तो जैसा आपको पता है आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। पिता इनके आपको पता है करमचंद गांधी थे, माता का नाम पुतली देवी था। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। 2 इनके बड़े भाई थे, लक्ष्मीदास और कृष्णदास, 2 इनके बड़े भाई थे। एक इनकी बहन भी थी जिसका नाम रलियत था, इनकी बहन का नाम। गांधी जी के 13 पोते और पोतियां थे और इनके 4 बेटे थे, मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास, ये इनके 4 पुत्र थे। और मणिलाल के बारे में आपको पता भी है कि मणिलाल इनका एक पुत्र ऐसा था जिसने एक तरह से गांधी जी से विद्रोह भी किया था, क्योंकि वो विदेशी शिक्षा लेना चाहता था, विदेश में जाकर के शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। तो उसने अपनी बात गांधी जी से कही, तो गांधी जी ने कहा कि मेरा जो पैसा है वो तो समाज सेवा के लिए है, मैं तुम्हें विदेशी शिक्षा भेजने के लिए, विदेशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश नहीं भेज सकता। तो मणिलाल इनसे काफ़ी नाराज़ रहा था। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके जीवन में भी बहुत सारी विषमताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन उनके महामानव पने पर इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जो यात्रा होती है, जिन मूल्यों को लेकर के, जिन उद्देश्यों को लेकर के उनको आगे बढ़ना होता है, उसमें वो किसी भी चीज़ को रुकावट नहीं मानते हैं। गांधी जी जैसा आपको पता है, गांधी जी की यदि मैं बात करूं तो गांधी जी जब 16 वर्ष के थे तो उनके पिता का निधन हो गया था। और फिर ये जो है 3 साल के लिए 1888 से 1891 तक जो है ये इंग्लैंड गए थे। वहाँ इन्होंने बैरिस्टर की शिक्षा ली। उसके बाद ये भारत वापस आए, फिर 2 साल ये वहीं रहे गुजरात के अंदर, जो पोरबंदर में जो रियासत थी एक पोरबंदर के पास, वहाँ ये इन्होंने कुछ वकालत का कार्य किया। कुछ समय के लिए राजकोट में इन्होंने अपना बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत वकालत की। उसके बाद 1893 में ये 1 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर अफ्रीका गए थे वकालत करने के लिए। और फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वहाँ इन्होंने करीबन 22 वर्ष बिताए। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में 9 जनवरी 1915 को ये वापस भारत आए थे। और इनके आने को 9 जनवरी को, जैसा कि आपको पता भी है, हम भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्रवासी दिवस के रूप में हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, वहाँ 22 वर्ष व्यतीत करके आए थे। तो कुल मिला के गांधी जी 25 वर्ष तक विदेशों में रहे थे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जीवन होता है गांधी जी का। और देखो, भारत में जब ये 1915 में आए तो सत्याग्रह का ये प्रयोग इंग्लैंड में कर चुके, सत्याग्रह का ये प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे। लेकिन भारत में आए तो उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, नील के किसानों के लिए। वहाँ एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के कहने से गांधी जी जो है चंपारण में गए थे और वहाँ नील के किसानों के पक्ष में इन्होंने अनशन किया था, पहला सत्याग्रह किया था। जब नील की खेती करने वाली महिलाओं ने इनको बताया कि अंग्रेज़ हमसे ज़बरदस्ती नील की खेती कराते हैं और हमें मिडवाइफ के रूप में रखते हैं, और जो है हमें किसी भी प्रकार से जो छोटी जाति के लोग हैं उनको चमड़े का जूता पहनने की इजाज़त नहीं है, वो जूता नहीं पहन सकते हैं। तो देखो, इस महामानव ने उसी समय संकल्प किया कि आज से मैं जूता नहीं पहनूंगा। गांधी जी ने उस दिन के बाद जूता नहीं पहना। और अपने आप में देखो, पहले अभी 2 साल पहले आप 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए हो और आते ही आपने जो है भारत में सत्याग्रह की लो जगा दी। तो ऐसा भी माना जाता है कि 1915 से लेकर के 1948 तक, 30 जनवरी 1948 जिस दिन इनकी हत्या हुई थी, उस तक का जो भी समय है ये गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की अपनी एक ऑरा थी, अपनी एक पहचान थी आज़ादी के आंदोलन में। तो 1915 से लेकर के 1948 तक को इतिहासकारों ने गांधी युग का समय दिया।
देखो ये महामानव सामान्य नहीं था, मैं इसको बार बार महामानव, गांधी जी को बार बार महामानव कह रहा हूँ, ये सामान्य नहीं थे। आप देखिए जब ये अहमदाबाद के अंदर जो मील मजदूरों का झगड़ा चल रहा था, उसमें भी अनशन के लिए चले गए, उनके साथ सत्याग्रह करने के लिए चले गए। जब मील में गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों के तन पे कपड़ा नहीं है, तो उस समय ये काठियावाड़ी पगड़ी होती थी, वो पहनते थे। वो पगड़ी करीबन 6-7 मीटर में बांधी जाती थी, 6-7 मीटर उसमें कपड़ा लगता था। तो जब उन्होंने देखा कि अहमदाबाद में मील के जो श्रमिक हैं उनके पास कपड़ा भी, तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं है, और गांधी जी ने जो पगड़ी पहन रखी थी उसमें कम से कम 4 मजदूरों का तन ढक सकता था। उसी समय इन्होंने निर्णय किया कि जिस देश में लोगों के पास तन ढकने के लिए कपड़ा ना हो, उस देश में 6 मीटर की 7 मीटर की पगड़ी पहनने का कोई औचित्य नहीं। उस दिन से उन्होंने काठियावाड़ी जो पगड़ी होती थी उसको पहनना बंद कर दिया। तो ये सामान्य बात नहीं थी, ये असामान्य बात थी, ये एक मानव के महामानव बनने की यात्रा थी। आगे मैं आपको बताऊं, 1930 में जब टाइम्स पत्रिका ने गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया, तो उससे पहले उन्होंने इसमें 2 आदमी लिए थे। पहले नंबर पे उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन को लिया था, दूसरा नंबर बापूजी का था। जो पत्रिका में जो मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया जाता है, तो उसमें पहला नंबर एल्बर्ट आइंस्टीन का था, दूसरा गांधी जी का था। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये आकर के इस बात का खुलासा किया, इस बात को आकर के क्लियर किया कि नहीं, मुझसे कहीं आगे गांधी जी हैं, मुझसे कहीं बड़े गांधी जी हैं, पहले नंबर पे वही रहने चाहिए। तो 1930 में टाइम्स पत्रिका ने उनको जो है मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया। तो ऐसे गांधी जी थे। तो गांधी जी के 75वें जन्म दिवस पर एल्बर्ट आइंस्टीन ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि आगे आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद रखेंगी, शायद विश्वास भी ना करें कि एक ऐसा अर्धनग्न फकीर, एक ऐसा फकीर, हार्ड मास का पुतला, जिसने देश की आज़ादी के आंदोलन में इतना बड़ा योगदान दिया, आसानी से विश्वास नहीं करेंगी कि बिना हिंसा के, बिना किसी को पत्थर मारे, बिना किसी को लाठी मारे, और 1915 से लेकर के 1948 तक के कालखंड को हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। आगे आने वाली पीढ़ियां शायद इस पर विश्वास ना करें। तो इतनी बड़ी बात, वाकई महामानव बनने के लायक थे, महामानव इनको हम कह सकते हैं। आप ये समझिए कि 2007 के अंदर यूएनओ को भी एक रेजोल्यूशन पास करके, संयुक्त राष्ट्र संघ को भी एक रेजोल्यूशन पास करके गांधी जी के बर्थडे को आज 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रकार की घोषणा करनी पड़ी। आज 2 अक्टूबर का दिन भारत ही नहीं, पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कारण गांधी जी का और ऐसा माना जाता है कि गांधी जी 1931 में लंदन में चार्ली चैपलिन से मिले थे। उसी दौरान वो वहाँ के राजा किंग जॉर्ज से भी मिले थे। तो किंग जॉर्ज जो है उनके कपड़े देख करके हंस पड़ा था, क्योंकि एक नीचे बस धोती थी, ऊपर कुछ था ही नहीं। तो वो उनको देख करके हंस पड़ा। तो बाद में गांधी जी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए, पत्रकारों ने जब उनसे कुछ इस तरह के सवाल किए, तो उन्होंने पत्रकारों को बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि मेरे और आपके हिस्से के कपड़े तो सारे राजा ने पहन लिए। तो जिस देश के अंदर इतना वो गुलाम हो, इतने सालों से गुलामी में था, वहाँ गांधी जी जैसा एक अच्छे घर के संभ्रांत परिवार के व्यक्ति चाहते तो वो भी ठाट बाट से रह सकते थे। उन्होंने अपने लड़के को ही कह दिया कि मेरा सारा पैसा तो समाज सेवा के लिए है, मैं तो समाज सेवा के लिए बना हूँ, मेरा पैसा इस तरह से तुम्हें विदेशी शिक्षा देने के लिए नहीं है। तो गांधी जी में एक प्रकार का जो गुण था, वही गुण उनकी पत्नी में भी देखने को मिलता था। कस्तूरबा गांधी भी जो है पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सत्याग्रहों का नेतृत्व करती थी। एक बार चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसी महिला ने आकर, जब कस्तूरबा गांधी ने कहा कि हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे, लोगों को साफ रहना सिखाएंगे, तो एक महिला ने आकर के जो है कस्तूरबा गांधी से कहा कि बाप मेरे पास तो एक ही साड़ी है, अगर मैं इसको धोऊंगी तो दोबारा पहनूंगी क्या। तो ये बात गांधी जी के पास गई। तो गांधी जी ने उसी दिन से निर्णय कर लिया कि आज के बाद वो ऊपर जो चोगा पहनते हैं उसको नहीं पहनेंगे। इसलिए आप देखना गांधी जी की बहुत सारी तस्वीरों में उनके ऊपर जो है कपड़ा नहीं दिखाई देता है, नीचे कई कपड़े पहनते थे, ऊपर खाली एक रखते थे, सिर्फ उस महिला के आग्रह पे कि देखो इस महिला की ऐसी स्थिति है कि इसके पास एक कपड़ा धोने के बाद दूसरा कपड़ा पहनने का नहीं है, तो मैं ऊपर का कपड़ा क्यों पहनूं। तब से निर्णय कर लिया। एक बार 1921 में गांधी जी ने निर्णय किया कि मैं जो है जब तक देश आज़ाद नहीं होगा हर सोमवार का व्रत रखूँगा, हर सोमवार को उपवास रखूँगा। और देखिए 1921 में संकल्प किया गया, 1947 तक जाकर के उनको इस संकल्प को निभाना पड़ा, और करीबन 1341 दिन गांधी जी इस प्रतिज्ञा के बदौलत जो है भूखे रहे। उन्होंने 17 बड़े बड़े अनशनों, उनके नाम जो है 17 बड़े अनशन हैं, जिसमें से 2 अनशन तो ऐसे हैं जिसमें गांधी जी 21 दिन तक भूखे रहे। तो बताइए मैं इनको महामानव कैसे मैं कहूँ। क्यों ना मैं गांधी जी के अनछुए पहलुओं से आप लोगों को रूबरू कराऊँ, जो आम लोग जानते नहीं हैं। हम गांधी जी को, पता नहीं कुछ लोग हमारी यूथ
खास तौर से यंग जनरेशन गांधी जी को कोई बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करती है। उनके आइडियल भगत सिंह हैं, उनके आइडियल और क्रांतिकारी लोग हैं। भगत सिंह अपने स्थान पे हैं, सुभाष चंद्र बोस अपने स्थान पे, हम यहाँ तुलना नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी जैसे व्यक्ति को महामानव ना कहना, गांधी जी की ऑरा को ना समझना, उनके महत्व को ना समझना, मैं समझता हूँ एक प्रकार की नासमझी है। इसलिए मैं अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू कर रहा हूँ ताकि आप समझें। आपको पता है गांधी जी प्रतिदिन देश की जनसेवा के चक्कर में प्रतिदिन करीबन 18 किलोमीटर का पैदल सफ़र करते थे। यदि उनकी 79 की एज को हम 18 किलोमीटर से गुणा करते हैं तो उन्होंने पूरे जीवन भर में जितने दिन वो जीवित रहे, कम से कम उन्होंने इतनी यात्रा की कि 2 बार आप पूरी पृथ्वी का चक्कर काट सकते हैं। गांधी जी ने इतनी पैदल यात्रा की, 2 बार आप पूरे संसार का चक्कर काट सकते हैं, इतनी उन्होंने पैदल यात्रा की। तो ये महामानव ही कर सकता था, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। वो नरसिंह मेहता का बड़ा सुंदर भजन उनको पसंद था, उनके आश्रम में, साबरमती आश्रम में गाया भी जाता था। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। कि वास्तव में सच्चा सनातनी, सच्चा वैष्णव तो वही है जो दूसरे की पीड़ा को जानता हो। आप समझिए, गांधी जी को सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे। गांधी जी पर करीबन विश्व में 90,000 किताबें छप चुकी हैं। 90,000 किताबें किसी सामान्य व्यक्ति पर नहीं छपती है विश्व के अंदर। गांधी जी पर करीबन 45 मूवीज़ बन चुकी हैं, जिसमें से कुछ, एक मूवी को तो आपका ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। गांधी जी पर कम से कम 500 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में तैयार हो चुकी हैं। ये सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में करीबन 70 शहरों की जो मेन सड़कें हैं उनके नाम MG रोड है, महात्मा गांधी रोड है। भारत के बाद यदि सबसे ज़्यादा हम स्टैचू की बात करते हैं तो नीदरलैंड में गांधी जी के बहुत सारे स्टैचू हैं। जब गांधी जी की जन्म शताब्दी मनाई गई थी 1969 में, तो करीबन जो है 100 से ज़्यादा देशों में गांधी जी पर जो है 800 के आसपास अलग अलग डाक टिकट छपे थे। इंग्लैंड, जहाँ पर जो है राज परिवार के अलावा किसी का भी डाक टिकट नहीं छपता था, 1969 में उन्होंने भी गांधी जी पर डाक टिकट छापा। उन्होंने भी जो है उन पर स्टैम्प छापा, जो आज से पहले राज परिवार के सदस्यों का अलावा किसी पर नहीं छापा जाता था, गांधी जी पर छापा। तो इस महामानव की विशेषता रही होगी कोई। आप ये सोचिए, इंग्लैंड की पार्लियामेंट और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बाहर गांधी जी का स्टैचू है। दूसरे देशों की बहुत सारे चौराहों पर गांधी जी के स्टैचू हैं। 70 से ज़्यादा देशों में, दुनिया के 70 से ज़्यादा देशों में गांधी जी के स्टैचू या कहीं ना कहीं जो है महात्मा गांधी MG रोड के नाम से मशहूर हैं। विदेशों में, न्यूयॉर्क में गांधी जी का मेन चौराहे पर स्टैचू है। सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे। और आपको पता है, आपको शायद एक तथ्य नहीं पता होगा, गांधी जी को 5 बार शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। 1937 में, 38 में, 39 में, 47 में, 48 में। लेकिन जो आपकी नोबेल फाउंडेशन थी वो गांधी जी को जानबूझ करके नोबेल प्राइज़ नहीं दे पाई, क्योंकि वो इंग्लैंड की नाराज़गी नहीं झेलना चाहती थी। आपको पता है ना, नोबेल प्राइज़ 2 कंट्री देती हैं, स्वीडन और नॉर्वे। तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे दिया जाता है। तो नॉर्वे चाह करके भी गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं दे सका, जिनको 5 बार नॉमिनेट किया गया था, क्योंकि वो इंग्लैंड की नाराज़गी नहीं झेलना चाहता था। क्योंकि इंग्लैंड ने भारत पर बहुत वर्षों तक शासन किया था, तो वो नहीं चाहता था कि वहाँ के किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसको कभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था, जिस पर कभी इंग्लैंड का राजा हंसा था, तो ऐसे व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार देना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका सम्मान बढ़ाने जैसा था। तो नोबेल फाउंडेशन नहीं चाहती थी कि इंग्लैंड उनकी फाउंडेशन से नाराज हो, इसलिए चाहते हुए भी गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं दे सके। और बड़े कमाल की बात है, गांधी जी की फिलॉसफी को मानने वाले 5 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला, जो गांधी दर्शन को मानते हैं। नेल्सन मंडेला को पीस का नोबेल प्राइज़ मिला। आपके जो किंग मार्टिन लूथर थे अमेरिका के, जिनको अमेरिकन गांधी कहा जाता है, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उसके अलावा आपके जो उसकी बर्मा की महिला थी आंग सांग सू करके रहे, उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। एडोल्फी को शांति का पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये इतने सारे, दलाई लामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ये सभी गांधी जी के फॉलोअर्स थे। गांधी जी को जो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, उनकी फिलॉसफी को मानने वाले 5 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला। तो गांधी जी सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे। गांधी जी अपने आप में एक महामानव थे, अपने आप में एक कल्चर थे, अपने आप में एक संस्कृति थे। और मैं समझता हूँ कि इस देश की शान थे। मुझे गर्व है कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ जहाँ गांधी जी जैसे महापुरुष हुए हैं, जहाँ गांधी जी जैसे महामानव हुए हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, जैसा कि आपको पता है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। वो उनसे मिलने जो है दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। उनके आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे, जो बहुत बड़े स्टोरी राइटर्स माने जाते हैं अफ्रीका के, उसके रशिया के।
तो गांधी जी ने सबसे सीखा। गांधी जी का अपना एक महत्व जीवन था। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नोबेल प्राइज विनर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। गांधी जी को जो है वो जब वो चंपारण सत्याग्रह के लिए गए तो वहाँ जो राजकुमार शुक्ला थे, किसान नेता थे, उन्होंने सबसे पहले गांधी जी को बापू कहा। हमने प्यार से उनको, किसी ने बापू कहा, किसी ने महात्मा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज को रीस्टैब्लिश किया, उसका पुनर्गठन किया, तो सिंगापुर से जो देश के नाम रेडियो संदेश उन्होंने दिया था, रेडियो पर जो उन्होंने अपने देश को संबोधित किया था, उसमें गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। उन्होंने राष्ट्रपिता कहा। तो आप सोचिए इनकी कितनी ऊर्जा रही होगी, कितनी इनका ऑरा रही होगी, इनका कितना प्रभाव रहा होगा कि उनको राष्ट्रपिता कहा। जब गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने बिरला मंदिर की वाटिका में, बिरला हाउस के जो उद्यान था उसमें उनकी हत्या कर दी थी, तो उनकी हत्या पर जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो एक शोक संदेश पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था, आज हमारे राष्ट्रपिता हमारे बीच में नहीं रहे, मैं स्तब्ध हूँ। हमारे राष्ट्रपिता हमारे बीच में नहीं रहे, मैं स्तब्ध हूँ। आज हमारे बीच से वो प्रकाश चला गया जो हमें रास्ता दिखाता था। तो सोचो इतने बड़े बड़े उद्बोधन, इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके बारे में। आप सोचिए जब देश हमारा आज़ादी का जश्न मना रहा था दिल्ली में, उस समय ये महामानव बंगाल के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे दूर करने के लिए गए हुए थे। नोआखली में एक स्थान तो ऐसा आता है जिस नवाब के बंगले पे रुके थे, चारों तरफ से दंगाइयों ने उस बंगले को घेर करके गांधी जी को जिंदा जलाने की नाकाम कोशिश की थी। तो सोचिए उन्होंने कभी नहीं कहा था मुझे राष्ट्रपिता बनाओ। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मुझे नोटों पर लेके आओ। उनकी जन्म शताब्दी पे हमने 1 रुपये और 2 रुपये के नोट पर गांधी जी की तस्वीर लेकर के आए। 1984 में जब 500 रुपये का नोट पहली बार छपा तो उस पर हमने गांधी जी की तस्वीर छापी। फिर 1993 में रिजर्व बैंक ने ये कहा कि जो है गांधी जी को सभी नोटों पर उनकी छवि आनी चाहिए क्योंकि वो राष्ट्रपिता हैं। तो 1996 से गांधी सीरीज के नोट जारी किए गए। तो गांधी जी ने तो सब नहीं कहा था, हमने उनके महत्व को समझते हुए, उनकी ऑरा को समझते हुए, उनको सम्मान देते हुए ये सारे कार्य किए। तो ऐसे व्यक्ति को महामानव ना कहें, ऐसे व्यक्ति को महात्मा ना कहें, ऐसे व्यक्ति को बापू ना कहें, ऐसे देश को संस्कृति, ऐसे व्यक्ति को संस्कृति का गौरव ना कहें, तो क्या कहें? हम सब कुछ हमने वोट में गांधी जी का इस्तेमाल किया, हमने नोट में गांधी जी का इस्तेमाल किया, वाद विवाद में हमने गांधी जी का इस्तेमाल किया, हमने अपवाद में गांधी जी का इस्तेमाल किया, हमने पत्रिकाओं में उनका इस्तेमाल किया, सड़कों के नामों पर हमने उनका इस्तेमाल किया, स्टेडियम के नाम पर हमने उनका इस्तेमाल किया, राष्ट्रीय योजनाओं में हमने उनका इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हम नहीं समझ पाए तो गांधी वास्तव में क्या कहते थे, गांधी की विचारधारा क्या थी, गांधी जी चाहते क्या थे, हम उसको नहीं समझ पाए। हमने गांधी जी को मन से कहीं ना कहीं धारण करने में कमी रही। हम बोलते तो हैं उनकी योजनाएं, उनके नाम पे बहुत सारे जन्म शताब्दी, अभी हम उनकी 150वीं जयंती 2019 से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। सारे देश में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो गांधी जी चाहते थे, जो अंत्योदय चाहते थे, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाना चाहते थे, क्या वो हम पहुँचा पाए? अभी मुझे लगता है उसमें कमी है। हम कहीं ना कहीं, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत दिया था, बेसिक एजुकेशन कॉन्सेप्ट दिया था, क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए? अभी हमें विचार करने की आवश्यकता है। गांधी जी चिंतन करते थे, गांधी जी ने जो बात की थी अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड मैन, लेकिन अभी भी आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी हमारा देश जातियों में, धर्मों में बटा हुआ है। जातीय जनगणना की हम बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं, धर्मों की बात करते हैं, संतुष्टिकरण की बात करते हैं। गांधी जी को हम कहाँ समझें? गांधी जी को पहले समझना पड़ेगा, तभी हम उनको महामानव स्वीकार कर पाएंगे, नहीं तो हम उनको महामानव स्वीकार नहीं कर पाएंगे। गांधी जी को समझना होगा गांधी जी कहते क्या थे। इंडियन ओपिनियन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में साप्ताहिक चलाया था। इंडियन ओपिनियन के माध्यम से भारतीय संस्कृति की बातें उन्होंने रखी। उन्होंने हरिजन पत्रिका चलाई, साप्ताहिक था हरिजन। उन्होंने नवजीवन पत्रिका चलाई, उसमें वो अपने मन की बात कहते थे, लोगों से शेयर करते थे। नवजीवन में, हरिजन पत्रिका में शेयर करते थे, वो साप्ताहिक निकलती थी, पत्र निकलता था, उसमें मन की बातें शेयर करते थे। तो गांधी जी जैसे कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे, गांधी जी महामानव थे। और हर वर्ष 2 अक्टूबर को हम गांधी जी का जन्म दिवस मना करके इस महापुरुष को याद करते हैं। इस महापुरुष को याद करके हम जो है उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये सारी की सारी बातें मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि गांधी से जुड़े बहुत सारे अनछुए पहलू हैं। आज भी आपको पता है करीबन 171 के आसपास गांधी जी के परिवार से जुड़े लोग विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के वंशज हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। करीबन 171 के आसपास गांधी जी के वंशज आज भी हमारे सामने जीवित हैं। तो
गांधी जी का अपना एक ऑरा थी, अपना एक महत्व था, जिसने इनको महात्मा बनाया, जिसने इनको बापू बनाया। गांधी जी नियम के बड़े पक्के थे। सामान्य व्यक्ति ऐसे नियमों का पालन करता था, वो पहले प्रयोग अपने पर करते थे। उन्होंने जो मेरे सच्चाई, मेरे सत्य के प्रयोग, जो उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किताब लिखी है, वो करीबन 15 से 20 भाषाओं में, अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में छप चुकी है। उसका मूल रूप गुजराती में था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा के अंदर जो सच्चाई से अपने जीवन की बातें स्वीकार की, मैं नहीं समझता किसी भी आत्मकथा में इतनी ईमानदारी से किसी ने अपने जीवन की सच्चाइयाँ स्वीकार की होंगी जो महात्मा गांधी ने स्वीकार की। बहुत सारे बुद्धिजीवी मानते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गांधी जी में जो बात थी, गांधी जी की आत्मकथा के अंदर जो ईमानदारी है, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा ईमानदार ऑटोबायोग्राफीज में से एक मानी जाती है। गांधी जी ने जो अपनी मेरे सत्य के प्रयोग में जो बात कही, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, इस माध्यम से मैं ये बताना चाहता था आपको कि गांधी जी एक महामानव थे, गांधी जी एक महात्मा थे, गांधी जी बापू थे। हमें इस महापुरुष को याद रखते हुए इस आज़ादी को, जो हमें जिस आज़ादी में हम सांस ले रहे हैं, वो सब इस महात्मा की दी हुई है। हमें इस बात को सदैव याद रखना चाहिए और सदैव उनके मूल्यों का, आदर्शों का पालन करते हुए अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। तो दोस्तों, पता नहीं मेरे इस भाषण में कितनी सही बातें कही गई, कितनी तर्कयुक्त बातें थी, लेकिन जो भी मुझे लगा, जो भी मेरी भावनाएं थी बापू जी के प्रति, वो मैंने आपके सामने शेयर की। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को शेयर करें, अच्छी ना लगी हो तो इस वीडियो को बिल्कुल शेयर ना करें। मैं एक बार फिर आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की और पूज्य बापू के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।